हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतलिल एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कि जो अगर आपने एग्ज़ाम के लिए मतलब एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं आपके, ठीक है। टाइम टेबल भी आ सकता है मार्च के लास्ट तक और अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं। तो उसी को लेके अगर आपने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस लॉ ही नहीं पढ़े, ठीक है, किस तरीके से हमने ये तो बता दिया था कि किस तरीके से केसेस लॉ लिखने होते हैं, पर अभी तक आपने पढ़े ही नहीं है केसेस लॉ का। अभी तक आपको पता ही नहीं है कि किस में कौन से केसेस लॉ आएंगे। तो हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट केसेस लॉ बताने जा रहे हैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्ट्रैक्ट जो कि मेन आपके सब्जेक्ट्स हैं। और इनमें आपको मोस्टली मतलब बहुत सारे केसेस लॉ लिखने होते हैं। इवन कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपको बहुत सारे केसेस लॉ लिखने होते हैं। तो अगर आपको बहुत सारे नहीं याद, इम्पोर्टेंट आप देख लो कि अगर आप वो भी लिखते हो तो आपको पासिंग मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, ज़रूरी नहीं है कि आप एएलयू के ही स्टूडेंट हो, कोई भी अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, क्योंकि लॉ सभी की सेम ही होती है, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और आप देख सकते हो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस लॉज हैं। तो अभी हम देखेंगे, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। साथ ही आपको गैस क्वेश्चंस के बारे में बता दिया था, अगर किसी ने नहीं देखा है। गैस क्वेश्चन मतलब जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस की ज़्यादा संभावना रहती है आने की, ठीक है, कि मतलब आपको उसमें से 50-60% तो देखने को मिल ही जाएगा पूरा पेपर। तो वो आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लो वीडियो सेक्शन में जाके, अदरवाइज़ कमेंट कर दें तो लिंक भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए अभी हम देखते हैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। तो देखो यहाँ पे पूरी लिस्ट बनी हुई है, पर जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ हम वो वाले ही यहाँ पे लेके आए हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट है कि जब आप आर्टिकल 12 से और 32 उसमें बहुत ज़्यादा केसेस हैं, ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक मतलब पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट में बहुत ज़्यादा केसेस हैं। तो हम मेन केसेस देखेंगे। तो ये जो है आर्टिकल 19 का केस है, ठीक है, आप लिख भी सकते हो। इसमें क्या है, फ्रीडम एंड स्पीच एक्सप्रेशन आल्सो, राइट टू रिमेन साइलेंट दैट ओनली स्टैंडिंग फॉर नेशनल एंथम शो प्रॉपर रेस्पेक्ट। इसमें क्या था कि कोई दो स्टूडेंट थे स्कूल में, ठीक है, विजय मोनवल दो स्टूडेंट थे और उन्होंने क्या किया था कि जब अपना नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रीय गान होता है स्कूल के अंदर, तो वो प्रॉपर रेस्पेक्ट के साथ नहीं खड़े थे, वो बैठे थे। तो स्कूल वालों ने क्या किया, उनको बाहर निकाल दिया। इस वजह से यहाँ पे केस हुआ था। तो ये क्या है, आर्टिकल 19 का केस है। तो आप लिख सकते हो आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 का केस है विजय इमोनवल, ठीक है, 1986 का केस है। उसके बाद है राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2015 का। इसमें था पंचायती राज के लिए। अब देखो, अब आप बोलोगे कि भैया हमारे तो पंचायती राज है ही नहीं, क्योंकि हमें तो कहाँ तक पढ़ना है, जो 51 जो आर्टिकल है 51A तक, ठीक है, वहीं तक पढ़ना है। पंचायती राज तो पार्ट 9 में है। तो देखो अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ोगे ना, उसका आर्टिकल 40 है, वहाँ पे आता है ग्राम पंचायतों का गठन। तो उसमें ये केस आप लिख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप जो है यहाँ आर्टिकल 21 में भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि 21 में तो सभी कैसे केसेस आते हैं। उसके बाद है के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि नो एफआईआर अगेंस्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज अनलेस प्रेसिडेंट कंसल्ट सीजेआई एंड सीजेआई अलाउ इट। तो ये भी क्या है, ये भी आप आर्टिकल 21 में लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है। यहाँ भी आप गाइडलाइन है अरेस्ट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर की कि परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज से लेनी पड़ती है, रिक्वायर होती है। तो ये भी आर्टिकल 21 में आप लिख सकते हैं। और अदरवाइज़ आप आर्टिकल 14 में भी लिख सकते हो कि जहाँ पे इक्वलिटी के बारे में बताते हैं, पर यहाँ इक्वलिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो पोस्ट पे होते हैं उनके लिए कुछ अलग से रहती हैं चीज़ें। तो ये यहाँ पे भी आप लिख सकते हो।
उसके बाद है नरेश मिर्जाकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये क्या है, ये भी जुडिशरी एंड स्टेट वाइल परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए है। तो ये भी आप यहाँ पे आर्टिकल 14 में यूज़ ले सकते हो इस केस को। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, तो जो ये आर्टिकल 14 है, ठीक है, 21 है, इनमें आप यूज़ ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस था, विमेन अगर आप वर्क प्लेस पे काम करती है तो वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उसके लिए गाइडलाइन आई थी, अलग से एक एक्ट बना था, ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट था 2013 का, ठीक है। तो ये वाला इम्पोर्टेंट केस है। इसके बाद है शायरा बानो, ठीक है, ट्रिपल तलाक मतलब 3 तलाक है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, पर्सनल, भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो सभी के लिए ही है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। तो यहाँ पे आर्टिकल 21 में और आर्टिकल 14 में यूज़ ले सकते हो आप इस केस को। और इम्पोर्टेंट केस अगर आप लिखते हो तो अच्छे नंबर भी आएंगे आपके। सिर्फ आपको इतना लिखना है कि ट्रिपल तलाक है जो कि असंवैधानिक है। फिर है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 14 का है। ट्रांसजेंडर एज थर्ड जेंडर हैं जो कि टू बी गिवन गवर्नमेंट जॉब अंडर ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है, इनको स्पेशल राइट मिला हुआ है। नेक्स्ट है शंकरी प्रसाद का केस है 1951 का, जो कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, मतलब पार्लियामेंट है जो कि फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। आर्टिकल 13 डज नॉट इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, तो ये वाला यहाँ यूज़ हो जाएगा आर्टिकल 13 के अंदर। फिर है सज्जन सिंह जो कि क्वेश्चन पोज एक पार्लियामेंट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये कहाँ पे यूज़ होगा आपका आर्टिकल 14 प्रीएम्बल में भी यूज़ हो जाएगा, और साथ ही में 21, ठीक है, यहाँ यूज़ हो जाएंगे। इसके बाद है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो यहाँ पे पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट, यहाँ पे आर्टिकल 13(2) में बता रखा है। और एक जो डॉक्ट्रिन है प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग लेट डाउन, उसके अंदर। उसके बाद है डिल्यूटेड बाय 24 अमेंडमेंट 1971 द लॉ डज नॉट इंक्लूडेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज पर आर्टिकल 13(4), जो उसका सबसेक्शन है 4, आर्टिकल 368 का 3, और ये इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 2 किया गया था। केशवानंद भारती का जो कि फेमस केस है, ये तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, तो ये प्रीएम्बल में आएगा, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के लिए, जुडिशियल रिव्यू में भी। उसके बाद है मिनर्वा मिल्स जो कि आर्टिकल 31C के अंदर आता है, और DPSP के भी अंदर आता है। उस DPSP मतलब डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है। स्टेट पॉलिसी जो आप पार्ट 4 में पढ़ते हो, ठीक है, जो कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था ये वाला प्रोविज़न। उसके बाद है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब और RD शेट्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, जो कि आर्टिकल 12 के अंदर आता है कि अदर अथॉरिटी के अंदर इनको दिया गया है। AK गोपालन है जो कि आर्टिकल 21, ठीक है। सिर्फ आप इतना भी लिख सकते हो कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय अंडर लॉ डज नॉट मीन ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ। मेनका गांधी का है तो वो भी 21 के अंदर आता है कि आपको विदेश जाने का अधिकार है, राइट टू गो अब्रॉड। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मा देवी, जो कि पब्लिक हैंगिंग इज़ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है, ये आर्टिकल 21 के केसेस हैं। उसके बाद है के पुट्टा स्वामी जो कि प्राइवेसी के लिए है, आर्टिकल 21। सिर्फ आपको इतना लिखना है कि निजता का अधिकार जो कि आर्टिकल 21 के अंडर है, ये केसेस लॉ है के पुट्टा स्वामी। फिर है बालाजी राघवन जो कि नेशनल अवार्ड है, सच भारत रत्न, पद्म भूषण एंड पद्मश्री द नेशनल अवार्ड। टाइटल विद इन द मीनिंग आर्टिकल 18(1), जो कि टाइटल नहीं दिया जाता है किसी को, अगर मान लो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, आर्टिकल 18 पे, तो आप ये वाला केस डाल सकते हो। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल अनवर अली जो कि टू बी मस्ट बी नेक्सस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड ऑब्जेक्ट एक्ट विच मेक द क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये वर्गीकरण के ऊपर है, तो आप ये 22 पे लिख सकते हो। ये MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर जो कि 50% रिजर्वेशन के लिए है, और ये आप आर्टिकल
यहाँ पे जैसे बैकवर्डनेस, कास्ट, इनके लिए दिया गया है प्लेस हैबिशन, स्पेशल प्रोविजन, रिजर्वेशन शुड बी लेस देन 50% कास्ट, ठीक है, वन ऑफ क्राइटेरिया। तो ये 15 और 16 में आप दोनों लिख सकते हो 4 में। इंदिरा साहनी जो कि 16(4) का केस है, जिसको मंडल आयोग के केस के नाम से भी जाना जाता है। 16(4)A 1770 अमेंडमेंट के थ्रू है ये। क्रीमिलियर टेस्ट नॉट एप्लीकेबल SC/ST, ठीक है, रिजर्व। उसके बाद है अजीत सिंह स्टेट ऑफ पंजाब जो कि SC/ST कैंडिडेट के लिए है, रिजर्वेशन के लिए। तो ये भी आप 16(4) और लिख सकते हो 16(4)A में, देखो यहाँ बता भी रखा है। और M नागराज वाला जो केस है ये भी रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए ही है, ठीक है। तो ये भी आप जो है यहाँ पे लिख सकते हो 16 में 15 में दोनों में। फिर है जर्नल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता जो कि SC/ST के लिए है। एक्सटेंट इन टास्क टू डाटा डेमोनरेटेड बैकवर्डनेस। तो ये भी आप 16 जो रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन आए तो उनमें लिख सकते हो। ये है 15(5) का केस है अशोक ठाकुर का, ठीक है, इम्पोर्टेंट केस है। उसके बाद है स्टेट ऑफ मद्रास चंपक दोराई राजन जो कि 15(4) का केस है। ये फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था यहाँ पे। उसके बाद है मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक। तो ये वाला जो है ये फंडामेंटल राइट एजुकेशन के लिए है, 21A में आएगा। फिर है उन्नी कृष्णन, ये जो केस है ये 18 ईयर एज के लिए है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन राइट अंडर आर्टिकल, इसमें भी आता है, और आर्टिकल 21A में भी आएगा ये वाला केस। और साथ ही में आर्टिकल 51A का जो लास्ट वाला क्लॉज है उसमें भी आएगा, ठीक है। और इसके बाद है TM पे पाई। तो ये सारे देखो आर्टिकल 19 के केस हैं ये तीनों, इस्लामिक अकेडमी एजुकेशन। और PA ईमानदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और ये आर्टिकल 15(5) का भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन के रिजर्वेशन से भी रिलेटेड बात हो रही है। फिर आर्टिकल 25 जो कि आपके राइट टू रिलीजन के लिए है, तो ये इसका केस है, ठीक है। और फिर है आपको यहाँ पे देख सकते हो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के लिए तो आर्टिकल जैसे 20 का हो गया, ठीक है, 22, 21A इनमें आप लिख सकते हो। और अगर मान लो अगर आपको सिर्फ केस का नाम याद है और आपको पता है कि भाई इस आर्टिकल में, पर उसका इसमें ये नहीं पता आपको कि इसके अंदर है क्या, तो इसमें सिर्फ आप नॉर्मल उस, जैसे मान लो अब आर्टिकल के बारे में आपको पता है कि आर्टिकल 19 है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं, और केस का नाम याद है, अंदर डिटेल याद नहीं है, तो आप सिर्फ ये लिख सकते हो कि ये फ्रीडम और स्पीच से रिलेटेड ये वाला केस दिया गया था, सिर्फ इतना भी लिख सकते हो। लिली थॉमस जो कि MP MLA से रिलेटेड है, ठीक है, ये आर्टिकल 21 में भी यूज़ ले सकते हो, 14 में भी यूज़ ले सकते हो। इसके बाद है पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस UOI, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पे पॉलिटिशियन से रिलेटेड है, जो कि आप आर्टिकल 21 में लिख सकते हो। शर्ला मुदगल जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के अंदर है। इंद्री केशव सिंह जो कि आपका देखो यहाँ पे प्रिविलेजेस के बारे में दिया हुआ है, तो आर्टिकल 14 में आप यूज़ ले सकते हो इसको, ठीक है, और 21-22 में भी ले सकते हो। फिर है स्वापल्ली त्रिपाठी सुप्रीम कोर्ट जो कि लाइव स्ट्रीमिंग से रिलेटेड है, तो इसमें आप जैसे 21 हो गया यहाँ यूज़ ले सकते हो, ठीक है, और उसके बाद 14 में भी यूज़ ले सकते हो। श्रेया सिंगल जो कि 66A है, पर यहाँ पे क्या है कि ये कौन से केसेस से रिलेटेड है, फ्रीडम ऑफ स्पीच गारंटी आर्टिकल 19(1) का जो A क्लॉज है उसके अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जोसेफ साइन जो कि यहाँ पे एडल्ट्री से रिलेटेड है, 21 में लिख सकते हो। के पुट्टा स्वामी अभी मैंने बताया ही था आपको, ठीक है। इसके बाद है इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन जो कि इसको भी आप अयप्पा मंदिर के लिए यूज़ लिया था, इसको आर्टिकल 21, ठीक है। उसके बाद है ओलिगा टेलिस जो भी 21, और देखो यहाँ पे आर्टिकल 14 है। DC वधावा जो कि ये पावर और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशंस के लिए, पॉलिटिकल एंड के लिए, ठीक है। तो ये मतलब आप जैसे मान लो अगर आपको ये केस याद आ रहा है और बाकी नहीं आ रहे, तो आप ये कोई भी फंडामेंटल राइट में यूज़ कर सकते हो। कृष्ण कुमार सिंह जो कि
आपको कोर्ट हेल्ड करता है। प्लेसिंग ऑर्डिनेंस बिफोर लेजिस्लेचर इज़ मैंडेटरी, आर्टिकल 14 में भी है। इनके लिए स्पेशल राइट बने हुए हैं। A.K. रॉय है जो कि प्रेसिडेंट के लिए है, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो कोई भी जैसे ऐसे आता है कि भैया जैसे मान लो आपकी रिट लगती है, ठीक है, ऑर्डिनेंस होता है, उससे रिलेटेड अगर आता है फंडामेंटल राइट में, तो ये आप ऐसे केसेस लिख सकते हो, ठीक है। और जैसे मोस्टली तो आप वही केसेस याद कर लेना जो आर्टिकल 14, 21 और 19 में आ रहे हैं, वो ही सब में चल जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हो बाकी केसेस भी। ये एजुकेशनल राइट से है, आर्टिकल 21A जो कि RT एक्ट के लिए है, ठीक है। इसके बाद है आर्टिकल 26 के लिए SP मित्तल वर्सेस UOI, कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट के लिए है ये आप आर्टिकल 25 और 26 में लिख सकते हो, ठीक है। सेल्वी वर्सेस कर्नाटक जो कि सेल्फ इंक्रीमेशन, ठीक है, आत्म अभिशंसन, जो कि आप देख सकते हो कि 20 का जो थर्ड क्लॉज है उसमें और आर्टिकल 21 दोनों में यूज़ ले सकते हो ये केस, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो ये सारे आर्टिकल 21 के लिए हैं, ये सारे आप वहाँ केस लिख सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे ये देखो, ये है कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट में बता रखा है कि जैसे देखिए यहाँ जो ये कॉन्ट्रैक्ट के केसेस हैं इनको देखते हैं, तो देखो सब प्रपोजल के अलग लिख रखे हैं, ठीक है, विधिक संबंध सर्जित करने वाले अलग लिख रखे हैं। तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हो इनके 3-4 केसेस कि कौन से हैं। तो जैसे प्रस्थापना है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि जैसे हेडरसन का है, थॉमसन का है, पार्कर का है, लिली वाइट का है। तो अब प्रस्थापना का मतलब आपको पता है, तो नॉर्मल अगर आप इनके अंदर वो भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रस्थापना के बारे में विधिक संबंध सर्जित करने का आशय, तो ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जैसे बनवारी लाल है, ठीक है। और इसके बाद जैसे विक्स बेल्फोर का इम्पोर्टेंट केस है, और जैसे गोल्ड का इम्पोर्टेंट है, और बनवारी लाल सुखदर्शन दयाल का, जैसे 3 केस भी आपको याद है तो आप लिख सकते हो। फिर है कि मानक रूपी संविधाओं के बारे में, जैसे हैंडरसन और स्टीवेंसन का इम्पोर्टेंट है, पार्कर साउथ ईस्टर्न रेलवे कंपनी का भी इम्पोर्टेंट है, और लिली वाइट वर्सेस मुन्नुस्वामी का भी। फिर है विवक्षित प्रस्थापना जो कि इसमें सिर्फ एक ही केस है। विशिष्ट प्रस्थापना लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के बारे में है। सामान्य प्रस्थापना कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी इम्पोर्टेंट है, और एक लालमन शुक्ला का, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। और फिर जैसे प्रस्थापना के लिए निमंत्रण हार्वे फेसी का सबसे इम्पोर्टेंट केस है इसमें, और हैरिस बनाम निकर्सन का। प्रतिग्रहण पावेल बनाम ली का, तो आप देख सकते हैं एक्सेप्टेंस में कि आप ये भगवान दास का भी इम्पोर्टेंट है, लालमन शुक्ला, हरभजन लाल, और ये LIC ऑफ इंडिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है टेलीफोन और टेलीफैक्स द्वारा एक्सेप्टेंस के लिए, तो यहाँ पे भगवान दास गिरधारी लाल का इम्पोर्टेंट है। फिर है तिफल राजलकी देवी भूतनाथ मुखर्जी का, और फिर देवी प्रसाद है, ठीक है। फिर अंग्रेज़ी विधि, मतलब जैसे अगर उस पर डिफरेंसेस करवाए तो आप ये वाले केस दे सकते हो। भारतीय विधि जमुना दास का इम्पोर्टेंट है, ख्वाजा मोहम्मद खान का, और नारायणी देवी का। इसके बाद है वजनात्मक विबंध, और जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है एवेस के साथ संविदा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होता है हमेशा। तो मोहरी बीबी का केस इम्पोर्टेंट है इसमें। एस्मक असर की उपधारणा, तो कार्ल बॉक्स सिंह के बारे में। कपट डेयरी बनाम पीक, भूल, ये वाले क्वेश्चन ऐसे देखे जाते हैं हमेशा, और जैसे बॉल्टन फिलिप्स कूपर, ठीक है। फतेह सिंह सावल सिख अविधिपूर्ण प्रतिफल व उद्देश्य, घेरूलाल प्रकाश, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है लॉक नीति के बारे में। तो देखो आपको मैंने ये पूरा दिखा दिया, तो आप इसमें देख सकते हो और पूरी याद कर सकते हो, ठीक है। ये वाले जितने भी केसेस हैं, समय संविदा का मर्म, तो ये सारे केसेस आपको याद करने होंगे, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। और ये सभी से क्या है, सभी टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग बता रखे हैं, तो आप नोट भी कर सकते हो इनको अच्छे से, और इनको याद भी कर सकते हो, क्योंकि अभी टाइम है एग्ज़ाम में,
ठीक है। ये मान के चलो कि अगर अभी आपके पास 25 डेज़ भी हैं तो आप इनको अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये सभी से रिलेटेड केसेस बता दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दोनों के केसेस हमने देख लिए हैं, बाकी भी सब्जेक्ट्स के देख लेंगे। अगर आप अच्छे से लाइक्स और जैसे शेयर भी करते हो, ठीक है, कमेंट भी करते हो, तो ज़रूर आपको और भी सब्जेक्ट्स रिलेटेड केसेस बता देंगे।